मैं डॉक्टर रश्मि गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। आज हम आपको विकास की अवधारणा एवं विकास से जुड़ी हुई कुछ विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो विकास को आप समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, विकास कैसे उसको हम नापेंगे। तो विकास यानी कि परिवर्तन और प्रगति, परिवर्तन और प्रगति, इसको हम विकास से देख सकते हैं कि जब किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में अगर परिवर्तन होता है तो वहाँ प्रगति के साथ में उसमें चेंज होता है, बदलाव आता है, तो वहाँ पर हम विकास को देख सकते हैं, विकास को समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको विकास से नापेंगे, विकास से मेजरमेंट करेंगे और वो उस राष्ट्र की प्रगति को दिखाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि विकास को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे उसको परिभाषित करें। लिखिए आप, विकास विशिष्ट उद्देश्यों और आवश्यकताओं की विशेष उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना विकास को भी निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है, इसको परिभाषित करता है। और इसके साथ में ही जो है समाजशास्त्री हिल्बर्ट ने विकास को अपने शब्दों में बताया है। उनका मानना है कि विकास वास्तविक अर्थ तकनीकी अथवा राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि ही नहीं है, बल्कि ज्ञान एवं चेतना के उस विकास से है जिसके द्वारा मनुष्य सहभागी बनता है। अर्थात विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम समाज को मौजूदा स्थितियों से और बेहतर स्थितियों में ले जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि विकास और परिवर्तन और प्रगति, यानी कि परिवर्तन, चेंज और उसका प्रोग्रेस, ये दोनों चीजें मिला करके जो है कि वर्तमान स्थितियों में परिवर्तन लाता है, जिससे कि हम उस देश के विकास की बात समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि उस देश में विकास हो रहा है। अब बात करते हैं भारत एक विकासशील देश है और ये जो विकास की जो कॉन्सेप्ट आया, जो अवधारणा आई, जो इसकी जो है एक सोच डेवलप हुई कि विकास होना चाहिए, तो उस आजादी के बाद से देश में तमाम तरह की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन समस्याओं के समाधान के लिए जो है तमाम तरह के प्रयास किए गए, जो 1950 के बाद देश में जो है योजनाओं की शुरुआत की गई, तमाम जो है तकनीकी जो है इनोवेशन या तकनीकी नवाचारों की स्थापना की गई, जिससे कि विकास को एक नया मोड़ मिला, एक नया दृष्टिकोण मिला और हम जो है उसके विकास से जुड़े हुए कुछ सूचक आपको बताना चाहेंगे, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी देश के लिए विकास को हम जाने, यानी कि विकास कैसे है, कैसे उसको पहचाने, कैसे हम उसको जाने, उसके लिए हम उसके जो सूचक हैं या इंडिकेटर हैं, या कह सकते हैं कि उसकी विशेषताओं को जानना चाहिए, जिससे हमें ये लगे कि इस देश का जो है विकास हो रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि उस देश में या उस राष्ट्र में विकास को हम पहचानने के लिए उसकी राष्ट्रीय आय पर ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय आय का प्रोग्रेस या वृद्धि किस तरीके से हो रही है। जैसे राष्ट्रीय आय यानी कि जो नेशनल इनकम है, वो उस देश की पहचान है। अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए किसी भी देश के विकास की बात, तो वो राष्ट्रीय आय से ही पहचाना जाता है। अगर उसके विकास की बात करें कि ये देश विकासों उन्मुख है, यानी विकास के लिए विकास कर रहा है या उसका विकास हो रहा है, ऐसी स्थिति में उसकी राष्ट्रीय इनकम पर ध्यान देना पड़ता है कि उसकी
राष्ट्रीय आय पर ये देखना पड़ता है कि उसका निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में उस देश को विकास के लिए हम ये नहीं मान सकते हैं कि उसका विकास हो रहा है। अगर उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें कुछ जुड़ रहा है, कुछ नया हो रहा है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि इस देश का विकास हो रहा है, उसको पहचान सकते हैं। उसकी पहचान ये हो सकती है कि उसमें उस देश का, उस राष्ट्र का विकास हो रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी राष्ट्रीय आय उसका एक सूचक के रूप में काम करती है, पहचान के रूप में काम करती है उस देश की, कि हाँ इस देश का विकास हो रहा है और ये विकासोन्मुख है या जो भी है। जो जैसे कि विकासशील देशों से जो है, विकसित देशों से उसके कंपेयर करें तो वहां देखेंगे विकसित देशों की राष्ट्रीय आय किस तरीके से बढ़ रही है और विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय किस तरीके से बढ़ रही है। तो राष्ट्रीय आय जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि हाँ ठीक है, उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो वो देश विकास के लिए उन्मुख है, विकास की तरफ प्रोग्रेस है, उसमें प्रगति है, उसमें परिवर्तन दिख रहा है। तो ये भी हम आपको एक इंडिकेटर इसका राष्ट्रीय आय। दूसरी बात कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को दिखाता है। अगर किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी व्यक्ति की अगर प्रति व्यक्ति आय, उसकी आय में इनकम बढ़ोतरी हो रही है, उसकी आय बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर ये जान लीजिए कि उस देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर व्यक्ति की इनकम बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ रही है तो फिर ये उस देश को ये दिखाया जा रहा है कि उस देश की राष्ट्रीय इनकम में वृद्धि होगी। जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति की आय जो है 10% बढ़ रही है, तो वो ऐसे ही पूरे देश के तमाम लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, उनकी भी इसी तरीके से प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही होगी। तो वो जो प्रति व्यक्ति आय है तो वो जो है देश की राष्ट्रीय आय को रिप्रेजेंट करेगा, वहां उसकी पहचान बनाएगा और वो कहीं ना कहीं उसको ये बात सुनिश्चित होगा। इसलिए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय दोनों कहीं मतलब प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के बढ़ोतरी में, वृद्धि में वो एक सूचक के रूप में भी काम करती है। तो दोनों ये बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक का मतलब देश का जो है उसके विकास के आधार पर, उसकी जो उन्नति के आधार पर, जो है उनकी फैसिलिटीज के आधार पर, उनके जो रोजगार की संभावनाएं क्या है, वो किस तरीके के उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके की उनके पास संसाधन है, ये सारी चीजें उनके वहाँ की रोजगार जैसी स्थिति होगी तो वहां पर उनकी आय जरूर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उस देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। ठीक है, ये बात। दूसरी बात ये है कि जनसंख्या नियंत्रण, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी किसी भी विकासशील देश के लिए या किसी भी विकास की बात करें या किसी देश की पहचान करने के लिए, अगर किसी देश पर जनसंख्या का ज्यादा दबाव होगा, यानी कि उसको उस देश में जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहाँ का विकास की स्थिति थोड़ी शिथिल हो जाएगी, यानी कि थोड़ी धीमी हो जाएगी, जिससे कि उस जो देश है उसको ये पहचाना जा सकता है कि यहाँ पर अगर जनसंख्या कम है तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो स्ट्रांग होगी। जब इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग होगी तो वो अपने और भी चीजों में, दूसरी चीजों में उनका यूज कर सकते हैं। ये भी एक जो है जनसंख्या का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर किसी देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, भारत की बात कर लें कि भारत में जो जनसंख्या नियंत्रण पर तमाम तरह के प्रयास किए गए, तमाम तरह की सरकार ने जो सरकारी योजनाएं जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए लागू की गई, जिससे कि और काफी कुछ सरकारी प्रयास किए गए, जिसके कारण अब जनसंख्या का जो पहले का रेशियो देखा जाए उसकी अपेक्षाकृत जनसंख्या कंट्रोल हुई है। वो अलग बात है कि जो जनसंख्या धीरे धीरे उसमें मल्टीप्लाई हो करके आगे बढ़ती है, लेकिन अपेक्षाकृत जो हर वर्ष का जो जन्म दर या जैसे कहेंगे बर्थ रेट जो है वो कम हुआ है, जिससे कि पता चलता है कि हाँ देश जो है विकास की तरफ उन्मुख हो रहा है। इस तरीके से कह सकते हैं अगर कोई भी किसी भी देश के पास कुछ संसाधन है, उन संसाधनों को 10 लोगों में बांट दिया जाए और वही संसाधन 20 लोगों में बांट दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि जो 10 लोगों में बांटा जाएगा उनको ज्यादा उसका फायदा होगा। जो 10-20 लोगों में बांटा जाएगा उनके पास कम संसाधन या कम जो है चीजें पहुंचेगी, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो उनके जो है फूड की बात हो, खाने की बात हो, है ना। ऐसी स्थिति में वो या इनकम की, आय की बात हो, तो वो भी स्थिति में
थोड़ा जनसंख्या प्रभावित करती है किसी भी देश के विकास में। तो ये भी जरूरी है कि अगर देश का विकास करना हो किसी भी कहीं पर, तो जनसंख्या एक बैरियर के रूप में, एक बाधा के रूप में काम आती है। तो दूसरी बात ये है, उसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, रोजगार की संभावना। रोजगार की संभावना ही जो है किसी भी राष्ट्र का विकास के लिए उत्तरदायी होती है। अगर वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है, रोजगार की संभावनाएं हैं, तो वहाँ के लोगों का जो है लाइफ स्टाइल या जीवन शैली या जीवन स्तर में वृद्धि होगी, जिससे कि वो अपने जो है राष्ट्रीय आय को या राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी कर सकेंगे। जैसे कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में, जब कोई व्यक्ति किसी के पास ज़्यादा या जरूरत से ज़्यादा कहेंगे कि जो मूलभूत आवश्यकताओं से भी ज़्यादा उनके पास अगर ये जो है रोजगार की संभावनाएं हैं उनके पास और जरूरत से ज़्यादा उनके पास इनकम है, तो वो कहीं ना कहीं जो है राष्ट्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो उनका जो है राष्ट्रीय आय का वो भी हिस्सा बनेगा। तो ये भी जो विकास के लिए जरूरी है कि रोजगार की संभावनाएं होना बहुत जरूरी है। रोजगार की संभावनाएं किसी भी देश के विकास के लिए उस देश की जिम्मेदारी बनती है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, यानी कि रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि करें, रोजगार को वृद्धि करें, रोजगार दें लोगों को, जिससे कि वहाँ के लोगों की इनकम बढ़े और वो देश को कहीं ना कहीं उस राष्ट्र को या देश के विकास में सहयोग करें। और दूसरी बात नेक्स्ट जो है गरीबी नियंत्रण। गरीबी नियंत्रण यानी कि जो है पॉवर्टी कंट्रोल। ठीक है, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी राष्ट्र के लिए, और विशेष करके उसके विकास की जब बात करें, उसकी उन्नति की बात करें, उसकी प्रगति की बात करें, तो गरीबी एक बहुत बड़ा मतलब एक कलंक कह सकते हैं। गरीबी का मतलब ये है कि उसके रोटी कपड़ा मकान इनकी व्यवस्था न कर पाना, यानी कि जो बेसिक नीड है, जो व्यक्ति की जब बेसिक नीड पूरी नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं और चीज़ों की बात तो बाद की बात है, और उसके जो है मानसिक, शारीरिक और तमाम तरह की जो शैक्षिक इस टाइप की समस्याओं का वो सामना करेंगे और इनको वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो रोटी बहुत जरूरी है, यानी कि जब व्यक्ति पेट भरा रहेगा तो रोजगार की बात करेगा ना। पहला तो भूखा व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसी स्थिति में उसके लिए रोटी की व्यवस्था, यानी कि उसके रोजगार जब होगा तभी वो रोटी की व्यवस्था करेगा। और जो ऐसी स्थिति में उसके पास रोटी की व्यवस्था नहीं, तो वो गरीबी की स्थिति में निरंतर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो घर भी, उसको छत भी चाहिए, है ना, तन ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में गरीबी, जो पॉवर्टी कम होनी चाहिए, किसी भी देश की गरीबी कम होनी चाहिए। गरीबी कैसे कम होगी, वो इसमें बात कही गई है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो और जनसंख्या कम हो, तभी उसकी गरीबी कम होगी। किसी भी अगर देखा जाए किसी भी देश की अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो उसकी जो बेसिक नीड है, जो मूलभूत जरूरतें हैं या आवश्यकता है, वो पूरी नहीं होगी, वो निरंतर गरीब होता रहेगा। गरीब होता रहेगा तो उसके पास जो भी संसाधन है, जो भी उसके सोर्स है इनकम के, उनको वो धीरे धीरे अपनी और जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करेगा और निरंतर वो गरीबी के तरफ चला जाएगा। तो इसके लिए भी जब हमारे 1950 के बाद जब ये विकास के कॉन्सेप्ट की बात की गई, विकास की कि देश के लिए विकास होना चाहिए, उस समय तमाम तरह की जो योजनाएं चलाई गई, जो कि गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी उत्थान के लिए। तो ये जो है जैसे कि एक आपका जो राशन कार्ड वाली बात है ना, जो आपका पॉवर्टी लाइन जो कार्ड है ना, गरीबी रेखा, उसके नीचे जो लोग आते हैं, एक लो इनकम वाले लोग आते हैं, उनके लिए ये भी व्यवस्था की गई कि उनको रहने के लिए मकान दिया जाए, उनके राशन की व्यवस्था की जाए, यानी कि उनके खाने की व्यवस्था की जाए, और उनके जो है जो भी रोजगार के जो है जैसे तमाम तरह के जो प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं है ना, इंदिरा आवास योजनाएं अभी भी तमाम तरह की हैं, जो अटल आवास योजनाएं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो है अटल बिहारी जी के नाम पर जो भी है चलाई जा रही है, बनाई जा रही है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने आवास को, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना, जिससे कि उनकी गरीबी कम हो और वो कुछ अपने दूसरे रोजगार की संभावनाएं वहीं आसपास अपना जहाँ पर भी है तो उनको ढूंढ सकते हैं, कर सके, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। क्योंकि ये बात भी सच है कि जब भूखा व्यक्ति
और ऊपर से उसके पास धन की कमी, इनके पैसा नहीं है, तो क्या होगा? तमाम तरह की उसकी समस्याएं होंगी, है ना। तमाम तरह की जो है हेल्थ जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाएंगी। वो यही सोचेगा कि कहाँ से हम ये जो है गरीब रोजी रोटी की व्यवस्था करें। तो ऐसे लिए सरकार ने हमेशा प्रयास किया, और जो हमारी योजनाएं शुरू हुई, जो 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे, उसका भी कॉन्सेप्ट यही था। और एक बात और कह सकते हैं, यहाँ पर हम जब योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो भारत जो है वो कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान देश अभी भी है। यहाँ पर जो 70% लोग जो है कृषि पर आधारित है, यानी कि जो है एग्रीकल्चर लैंड है। और जो हमारे प्राकृतिक जो स्रोत हैं तमाम तरह के, जैसे कि कोयला, कपास, ये सारी जो चीजें हैं, तो इनसे भी देश की जो है आय बढ़ सकती है। इनके लिए भी कुछ विकास से जुड़ी हुई चीजों के बारे में सोच सकते हैं, और उनके लिए भी कहीं कोई ना कोई योजना। तो हमारी जो सरकार ने 1950 के बाद से योजना आयोग की स्थापना की, और जो योजनाएं शुरू की, वो योजनाओं का मतलब ये था कि देश के लिए निरंतर विकास की बात करना, निरंतर उसके डेवलपमेंट की बात करना। तो डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो किसी व्यक्ति की बात करेंगे ना, और बिना जब कोई व्यक्ति की विकास की बात करेंगे तो उसकी इनकम की, और जाहिर सी बात है उनकी उसकी इनकम में कुछ प्रोग्रेस होगा, कुछ बढ़ोतरी होगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में गरीबी कम होगी जब उनको रोजगार मिलेगा, जब उनके रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। ये सारी चीजें जो हमारी तमाम तरह की योजनाओं ने शुरू की। जब पहले योजना शुरू हुई, उसके बाद से जो कृषि पर आधारित योजना, सबसे पहले बात यही की गई कि कृषि से जुड़े हुए, यानी कि पूरी इकोनॉमी जो है उस समय कृषि पर ज्यादातर डिपेंड कर रही थी, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा तकनीकी या कहेंगे इंडस्ट्रियल बात नहीं थी, उद्योगी की बात नहीं थी, वो तो बात की बात है। पहले सबसे पहला काम किया गया कि एग्रीकल्चर को ठीक किया जाए, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को महत्व दिया जाए, और कृषि के लिए जो है फंड की व्यवस्था की जाए, यानी कि उसके लिए जो है सरकार के द्वारा निर्धारित कहेंगे कि फंड जो है, फंड को क्या कहेंगे, वो उसकी निर्धारण कर दिया जाता है, जैसे कि वो वहाँ पर जो उसका जो धनराशि जो भी है निर्धारण करने के बाद उसमें लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, या कह सकते हैं राज्य स्तर पर, या कहेंगे केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और क्षेत्र जो डेवलपमेंट जो ब्लॉक स्तर पर, वहाँ पर भी तरीके से इसका उपयोग किया गया, जिससे कि वहाँ की जो गरीबी जो भी स्थितियाँ हैं उनको कंट्रोल किया जाए, गरीबी से लोगों को निकाला जाए, और वो अपने आप को एक स्थान पर एक अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था और घर की व्यवस्था कर सके, ऐसी स्थिति में उनको लाना। फिर उत्पादन में वृद्धि। अब उत्पादन में वृद्धि करना भी जिम्मेदारी होती है लोगों की, सरकार की जिम्मेदारी होती है, या फिर उस समय जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जो वहाँ पर जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो इस बात को देख रहे हैं कि हमें अगर दूसरे देशों के बराबर चलना है, जो विकासशील देश है और जो विकसित देश है, अगर हम विकसित देश के बराबर चल रहे हैं, उनके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना है? अब कृषि तो एग्रीकल्चर लैंड तो उतनी है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, यानी कि कृषि की जो खेती है, जो जमीन है, जो भी है, वो उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो उसमें ऐसी स्थिति में उसमें प्रोडक्टिविटी कैसे करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन कैसे करेंगे, उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए अच्छे बीज की व्यवस्था की जाएगी, अच्छे मशीनों की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि जो यंत्र जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए उनकी बात की जाएगी, जिससे कि वो कृषि में सुधार हो सके और उनकी पैदावार बढ़ सके। और उन्नत किस्म के बीजों की भी बात की जाएगी, जो कि उन्नत किस्म के बीज होंगे तो जाहिर सी बात है उसकी पैदावार ज्यादा होगी अपेक्षाकृत जो है कम, मतलब जो उन्नति बीज नहीं, यानी कि उसमें जो तकनीकी रूप से जो भी चीजें की जा रही है। और फिर खाद जो है, फर्टिलाइजर की बात करना है, तो पेस्टिसाइड जो है उनका भी सही ढंग से सही मात्रा में कैसे उपयोग किया जाए, इसके लिए प्रशिक्षण की बात की जाए, ट्रेनिंग की बात की जाए, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं वो लोग अपनी खेती को करने के लिए, या अपनी जो भी हो, चाहे फसल की बात हो, उसमें प्रोडक्टिविटी करें। और दूसरी, ये तो बात एग्रीकल्चर की बात होगी, इसी तरीके से रोजगार की संभावना भी बढ़ाई जाए, वो भी प्रोडक्शन वो कैसे बढ़ाएंगे। अब रोजगार की संभावना के लिए आप जिस भी क्षेत्र की रोजगार की बात कर रहे हैं,
अगर एजुकेशन की रोजगार की बात कर रहे हैं तो शिक्षा से जुड़ी हुई चीजों को आप स्थापित कीजिए, स्कूल कॉलेज बनाइए जिससे कि वहाँ के लोग पढ़ें, है ना। प्राइमरी स्कूलों को ज्यादा से ज्यादा स्थापित कीजिए। जो उस समय की बात बता रहे हैं आप, जब आज़ादी की बात या 1950 की बात को एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन की प्रोग्रेस को लेकर के, या वहाँ के जो लोगों को कैसे आप और अच्छे से मॉडिफाई कर सकें और अच्छे से उसमें जो है उत्पादन, मतलब नए लोगों को आप उत्पादन के में कर सकें, चाहे नए लोगों को प्रशिक्षित कर सकें। जब प्रशिक्षित करने के लिए जड़ से काम करना पड़ेगा, यानी कि रूट से, या कहेंगे कि जड़ से काम करना पड़ेगा, प्रोग्रेस करना पड़ेगा, तब वहाँ पर आप आगे की बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल की बात हो, चाहे वो उसकी एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, हर जगह से, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, मशीनों की बात हो, हर जगह से जो है प्रोडक्टिविटी के लिए जो या उत्पादन वृद्धि के लिए ये काम करने पड़ेंगे कि अच्छी मशीनें की व्यवस्था करनी पड़ेगी और अच्छे खाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उर्वरक की अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी, अच्छे बीज की बात करनी पड़ेगी, और लोगों को भी अच्छे प्रोडक्शन के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है, वो ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो ये भी अगर जरूरी है कि आप विकास के लिए बात करें, विकास को भी इंडिकेटर भी बताए गए इतने सारे, इन इंडिकेटर पर या इन सूचकों को ध्यान में रखते हुए और इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी देश इसके हिसाब से इंडिकेटर के हिसाब से काम करता है तो निश्चित तौर पर उस देश का, उस राष्ट्र का विकास होगा, उसमें प्रोग्रेस होगा, उसमें परिवर्तन होगा, जो कि उस देश के लिए एक दूसरे देशों के साथ चलने के लिए, यानी कि विकसित देशों के बराबर चलने में एक अपना योगदान साबित करेंगे। ये तो बात इसकी जो है एक आपके डेवलपमेंट जो है इंडिकेटर है, सूचक की बात करें। दूसरी बात ये भी है कि हम अगर किसी भी विकासशील देश के विशेषताओं की बात करें, उसकी कैरेक्टर की बात करें, कि हम कैसे जानेंगे कि ये देश विकास के तरफ, विकास के लिए तैयार है या विकास की ओर उन्मुख है, यानी कि विकास कर रहा है। ठीक है, ये तो चीजें देखिए, ये चीजें होनी चाहिए, तब हम जानेंगे वो क्या। लेकिन आप ये जानेंगे कि कैसे वो मतलब आगे बढ़ रहा है और कैसे वो पहचानेंगे कि ये चीज इस देश की विकास हो रहा है। तो पहली बात तो कि उसकी जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए, ये भी जरूरी है, क्योंकि तभी जानेंगे। अभी बात की थी कि ये तो जिम्मेदार है, सारी चीजें जो इंडिकेटर है ना, इसको हम पहचान सकते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि किसी भी राष्ट्र के विकास की अगर विशेषताओं की बात करें, उसकी पहचान की बात करें, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि। फिर दूसरी बात है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए, ये भी एक जरूरी है। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही तो उसका विकास हो रहा, हम ये पहचान लेंगे और जो विकासोन्मुख है। और फिर दूसरी बात उसमें ये भी है शैक्षिक प्रगति, यानी कि शैक्षिक गतिविधियों में उसमें शिक्षा के क्षेत्र में लोगों में वृद्धि हो रही, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों का जो है रेशियो किस तरीके से बढ़ रहा है पढ़ाई के प्रति, यानी कि वो शिक्षित हो रहे हैं। उनकी जो उस देश की जनसंख्या पहले कितनी एजुकेटेड थी, कितना उनका शैक्षिक स्तर था, और कितनी जनसंख्या पहले शिक्षित थी और अब कितनी ज्यादा जनसंख्या शिक्षित हो रही है, उसके लिए ये भी एक आधार मान सकते हैं कि वो है जो देश है उसमें विकास हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ये भी बात कहीं ना कहीं इसकी बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था होना, कि वहाँ पर सर्विस और फैसिलिटीज क्या है, ये भी अगर फैसिलिटीज और सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पर, वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से, वहाँ के जो है सामाजिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो अगर उसमें वृद्धि हो रही है, लोग बढ़ रहे हैं निरंतर और संभावनाएं वहाँ पर जो है सर्विस संभावनाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी विकास हो सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, आपको ये बात बताना चाहेंगे कैसे हम ये जाने की संभावनाएं हैं। पहले जो रोजगार की स्थितियां होती थी कि मतलब कम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, कम सुविधाएं थी। अब ये देख लीजिए मेट्रो तक आ गए, है ना, कहाँ सड़कें नहीं होती थी, कहाँ लोगों का ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं होता था, मतलब लोग
एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते थे, अपनी जो प्रोडक्शन को यानी अपने उत्पादन को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं पहुंचा सकते थे, समय लगता था। लेकिन आज की स्थिति में देख लें तो आज की स्थिति में ये जो समस्या पहले की अपेक्षाकृत काफी कुछ कम हो गई है, क्योंकि इस समय जो कोई भी व्यक्ति या कोई भी मतलब भारत के संदर्भ में बात करें तो आज के डेट में देख लें कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन को तमाम तरह के जो है सड़क माध्यम से मतलब सड़क जो है रेल मार्ग से या फिर कहेंगे कि हवाई मार्ग से इस तरीके से अपने जो भी प्रोडक्ट जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन को समय रहते ही प्रॉपर जो है उचित स्थान पर पहुंचा सकता है। जल मार्ग भी शुरू किए जी, जल मार्ग बनारस हाँ जल मार्ग भी बन गया है, जो कि आप सही कह रहे हैं कि अभी जो नदी का जो है ना वो भी आप बनाया तो इससे तो बनारस से शुरू किया। हाँ बनारस, तो ये भी एक जल मार्ग जो ये तो पहली बार है यहाँ देखा जाए तो, ये तो पहले जो आप कह सकते हैं बहुत पहले जो है हाँ पहले जो उस समय की बात थी, पहले जब जलमार्ग से शुरुआत तो व्यापार तो जलमार्ग से ही हुआ था ना, तो लेकिन अब यूपी की बात कर लें, यहाँ की बात कर लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी की बात है, एक महत्वपूर्ण बात है कि जलमार्ग यहाँ जैसी व्यवस्था में जहाँ पर हम जलमार्ग की भी बात हो गई, मेट्रो की देखिए कितने जितने भी महानगर मुझे लगता है ज्यादातर जो है दिल्ली है, लखनऊ है, अब कानपुर भी है, तो कानपुर तो व्यापारिक केंद्र था, तो यहाँ पर भी अभी भी है, मतलब व्यापारिक केंद्र देखा जाए पहले से ही था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है एक मेट्रो जैसी जो है एक कॉन्सेप्ट आया, जो कि दूसरे जो विकसित देशों में विकसित देशों की तरफ हम उन्नति कर रहे हैं, प्रगति हो रही है, इसका मतलब प्रगति हो रही है देश की, तो विकास तो दिख रहा है ना। भारत के संदर्भ में बात करें तो विकास हम ऐसे ही देख सकते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उसका जो ढांचा जो है उसका जो वो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले लोगों का क्या है, अब देखिए आपको मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है ना, यानी कि जो है बड़े बड़े अपार्टमेंट टाइप की बिल्डिंग बन गई, ये चेंज ये दिख रहा है, जो कि हम अमेरिका वगैरह जैसे विकसित देशों में देख रहे थे। आज हम कहीं भी अपने भारत में किसी भी देश उसमें राज्य में देख सकते हैं, किसी भी महानगर में ऐसी जो है इस कल्चर का, क्योंकि ग्लोबल युग आ गया। ऐसे ही हमारे पास जो फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं ना, तो फैसिलिटीज में एक जैसे हमारे पास इंटरनेट जैसी एक सुविधा आ गई, तो इंटरनेट जैसी सुविधा आ जाने से बहुत सारे जो है जो सूचनाएं हैं वो दूसरे देशों से भी शेयर की जा सकती है, आदान प्रदान कर दी जाती है। ये भी एक कहीं ना कहीं हमारे जो है विकास के लिए एक सुविधा फैसिलिटी है ना। इसी तरीके से डाक व्यवस्था पहले थी है ना, डाक व्यवस्था जो है पहले अपना जो बाई रोड कहेंगे, यानी कि सड़क मार्ग से जाते थे, परिवहन के जो लोग हैं वो इस तरीके की चीजों का उपयोग समय लग जाता था, बहुत समय लगता था। अब इंटरनेट के आ जाने से अब विदिन सेकेंड में आपके साथ जो है सूचना को या किसी भी पत्र व्यवहार को आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज कहीं ना कहीं दिखती है कि अब देखिए आज हमारे टेली कम्युनिकेशन में इसकी भी देखिए सुविधा, तमाम तरह की फैसिलिटीज हो गई है ना, विदिन सेकेंड में आप उस चीज को कर सकते हैं। फिर दूसरी बात होती है कि लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, अब जीवन स्तर में वृद्धि हो रही लगातार, तो हमें लग रहा है कि हमारा देश विकास कर रहा है या भारत देश विकास कर रहा है। तो इसी तरह से किसी भी राष्ट्र की बात आप कर सकते हैं, किसी भी देश की बात कर सकते हैं। अगर उस देश के लोगों की जीवन स्तर में उस देश के लोगों की जो लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आ रहा है, उनका खान पान, लाइफ स्टाइल में खान पान, रहना सहना, ये सारी चीजें वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से खाते पीते, क्या उनका परिवर्तन आया है, चेंज आया है, ये भी उस देश को बताता है ये प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि हमारी बात जो कॉन्सेप्ट है इसी से चल रही है ना, विकास, परिवर्तन और प्रगति, यानी कि डेवलपमेंट हम जो है विकास कैसे जानेंगे, जब हमारी प्रगति हो रही होगी और परिवर्तन भी हो रहा होगा, परिवर्तन होगा तभी प्रगति होगी है ना। जैसे पहले लोग कैसे टाइप के जो है अपना लाइफ स्टाइल था लोगों का, और अब कैसा लाइफ स्टाइल है, अब किस तरीके से लोग जो है अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को, अपने स्तर को किस तरीके से परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, दूसरे देशों से प्रभावित हो रहे हैं, दूसरे देशों के बराबर चलने के लिए तैयार हैं और उसी तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को परिवर्तित कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये भी एक दिखा रहा है कि हाँ कोई भी देश विकास की बात कर रहा है।
ऐसी स्थिति में ये भी आप कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आधुनिक तकनीक का उपयोग जो है, मॉडर्न टेक्निक का उपयोग, अगर मॉडर्न टेक्निक जो है, आधुनिक तकनीक है, उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी प्रगति की ओर हो रहे हैं, वो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहले क्या था कि जो है एजुकेशन की बात कर लें या फिर और जो हमारे इंडस्ट्री की बात कर लें, इंडस्ट्री में भी देखिए तमाम तरह की इनोवेटिव तकनीक, यानी कि इनोवेटिव जो है तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, इनोवेटिव तरीके से जो है उनका जो स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोडक्ट का वो मॉडिफाई हो रहा है। जैसे पहले लोगों के पास जो है एक वैसा कंप्यूटर होता था, अभी मोबाइल में सारी चीजें आ गई है ना। पहले अलग अलग चीजें होती थी, बात करनी तो अलग से करिए है ना, मैसेज भेजना तो अलग से करिए, आप मतलब लेटर भेजिए, और जो है आप किसी से मिलने जा रहे तो आप पर्सनली मिलिए, वहां जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 500 किलोमीटर दूर जाना है तो 500 किलोमीटर दूर जाने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, अब हमारी तकनीक ऐसी हो गई कि हम विदिन सेकंड में आप पूरे विश्व से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी देश से, किसी भी, आप अमेरिका में भी आप बात करिए तो वहां आप बात कर लेंगे और वो भी इंटरएक्टिव कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है तकनीक आ गई। अब तकनीक चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन की बात हो, चाहे किसी और इंडस्ट्री की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमारे पास जो है, यानी कि जो जिस भी देश की बात करें उस देश में अगर आधुनिक मशीनों का प्रयोग हो रहा, आधुनिक तकनीक का प्रयोग हो रहा है, तो वो देश, उस देश का आप विकास कह सकते हैं कि विकास की ओर, प्रगति उसकी ओर ही, विकास उन्मुख है और उस देश में विकास हो रहा है। ठीक है, तो है ना। और कुछ आपके सवाल और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं ना। जैसे भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं जी, उसके तहत गरीबों को राशन देने का अभियान चल रहा है, लेकिन इस योजना को चलते हुए ही 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, फिर भी क्या कारण है कि अभी गरीबी जो है हम उस स्तर से कम नहीं कर पाए? हाँ, बिल्कुल सही आपने पूछा। इसमें एक जो है हमारा जो मॉडल है डेवलपमेंट का, एक मॉडल है डिपेंडेंसी मॉडल, यानी कि निर्भरता का सिद्धांत। ये इस पर डिपेंड करता, लोगों की सहभागिता, जो कह रहे हैं पार्टिसिपेशन जो है थ्योरी, ये भी कहीं ना कहीं जो है लोगों के मन में, लोग पार्टिसिपेशन नहीं है, आम आदमी का पार्टिसिपेशन नहीं है। दूसरी चीज, जो योजनाएं जो भी लागू की जाती है या जो भी योजनाएं बनाई जाती है उस दौरान, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भारत के संदर्भ में बात आप कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो है योजना या मॉडल या थ्योरी हम वहाँ की दूसरे देशों की तो करते हैं, दूसरे देश के मॉडल को हम यहाँ के विकास मॉडल के रूप में उपयोग तो करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये सर्च कर लेना चाहिए, ये रिसर्च कर लेना चाहिए कि हमारे देश के लोग इस परियोजना या इस मॉडल को किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे मेट्रो, एक एग्जाम्पल ले लें, मेट्रो का जो है, आपने राशन की बात की, हम उस पर भी करेंगे। मेट्रो का उपयोग किस लिए है? लोगों के आने जाने के लिए। अब कुछ लोग उस पर घूमेंगे, बैठेंगे, तो ये लोगों की जो पार्टिसिपेटरी चीजें, जो लोग नहीं उसमें भागीदारी बनना चाहते हैं, जब तक आम आदमी की पार्टिसिपेटरी नहीं होगी, यानी कि आम आदमी की सहभागिता नहीं होगी, तब तक कितनी भी आप योजना ला दें, कितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा करें, लेकिन लोग उससे कोई फायदा नहीं ले पाएंगे। जो आपने कहा ना कि गरीबी रेखा, तो अभी भी लोग गरीब हैं, तो अभी भी लोग गरीब हैं, तो उनकी सोच नहीं बदली। उनका जो है, पहले सबसे पहले उनकी सोच बदलनी है, उनके जो समझ बदलनी है। उनको ये बताना है कि आप अपने, जो आपको संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो आपको रिसोर्स जो बताए जा रहे हैं, आपके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, आप उसका सदुपयोग करिए, न कि दुरुपयोग, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसके लिए प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग भी लोगों को दिए जानी चाहिए। और जब हम दूसरे देशों को हम बात करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, या उनके हिसाब से हमने मॉडल यहाँ पर कर दिया, या हम कोई भी योजना लाए कि हाँ इस योजना का यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन इम्प्लीमेंट करने से पहले हम उसका उपयोग करें। जैसे अभी सबसे बढ़िया, अभी अच्छा, अभी का समय का आपको एक एग्जाम्पल दे दें, लोगों की
सहभागिता किस तरीके से प्रभावित होती है, किस तरीके से लोग चीज़ों को जो है सरकार की चीज़ों को या जो सरकार जनता के हित में काम करती है तो उनको कैसे वो दरकिनार करते हुए अपनी मनमर्जी अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उनको पता है उसी ढंग से चल रहे हैं, उसी रूटीन से चल रहे हैं, उसी तरीके से। तो अभी देखिए कोविड के दौरान आप देख रहे थे अभी इतनी बड़ी महामारी और तमाम तरह की सरकार ने व्यवस्थाएं की कि आप हॉस्पिटल में जाइए, आप वैक्सीनेशन कराइए, आप मास्क लगाइए, आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है जो दूरी बना के रखिए, तमाम तरह के उन्होंने कैंपेन चलाए, तमाम तरह की जो है व्यवस्थाएं की लोगों को, एम्बुलेंस वगैरह ऐसे मतलब जो भी उन्होंने दवाइयाँ ये जो है राशन, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की, यहाँ तक कि फ्री में मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई। लेकिन लोगों ने उसका उपयोग ही नहीं किया। क्या करना है, ये तो बीमारी है ही नहीं, तो कोई नहीं, तो होता रहता है ऐसा। लोगों ने उसके प्रति जागरूक नहीं। तो पहले तो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, इनकी सोच बदलनी चाहिए, तब किसी भी प्रकार की योजना का, चाहे जितनी योजना चला लें, चाहे वो आवास योजना चला लें, चाहे राशन की बात कर लें, चाहे वो एजुकेशन या फ्री एजुकेशन की बात है। अब फ्री एजुकेशन क्यों की गई आप बताइए, और मिड डे मील की बात क्यों की गई? इसलिए की गई कि लोगों को जो गरीब है या जो लोगों को जरूरतमंद है, जो मजदूर है, डेली अपना खाना कमाने वाली स्थिति, उनके बच्चे स्कूल जा सके। जब उनके बच्चे स्कूल जाने की बात की गई, क्योंकि हम विदेश को, दूसरे देशों को जो विकसित देश है उनकी बात करें ना, वहाँ लोग सब पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ भी बात करेंगे सब पढ़े। देखिए ऐसी स्थिति में अगर सब पढ़ने की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे घर के छोटे बच्चों को देखेंगे और हम तो रोज मजदूरी करने जा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? फिर हम बच्चों को, अगर ये बच्चे को नहीं, हम जो मजदूरी करने नहीं जाएंगे या रोजगार के लिए नहीं जाएंगे, तो फिर हमारे जो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? तो दूसरे बच्चों को देखना है, हमारी रोजी रोटी है, बच्चों के लालन पालन की बात कहाँ होगी, इनके खाने की बात कहाँ होगी? तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, ये भी समस्या का समाधान कर दे रहे हैं, हम मिड डे मील की व्यवस्था कर दे रहे हैं। आप स्कूल तो भेजिए, आप पढ़ने तो भेजिए, लेकिन वहां भी क्या है, जब मिड डे मील की समय आ जा रहा है तो बच्चे जा रहे हैं। इसी तरीके से बात है कि अब ड्रेस यानी कि जो उनके कपड़े की बात कर दी गई, तो ड्रेस की भी बात कर दी गई कि मतलब बच्चों को ड्रेस भी वहीं दी जाएगी। आपको ये भी नहीं चिंता करनी है, ना खाने की, ना पहनाने की, ना कॉपी किताब, यहाँ तक कि उनकी जो है पाठ्य सामग्री भी वहाँ स्कूलों में दी जा रही है। ये योजना है और इस योजना का उपयोग भी हो रहा है, लेकिन वो क्या है, बस किताबों को उस समय पर लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं, फिर दूसरे कामों में। तो पढ़ाई कॉन्सेप्ट था कि लोगों को शिक्षित करना, लोगों की शिक्षा में वृद्धि करना। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, और इसको जो हमारी मीडिया का भी एक रोल है, मीडिया भी इस चीज को जनता के सामने, लोगों के सामने लेके आए। और आप जैसे लोग हैं, आप रिसर्च करने जा रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, आप शोध करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे विषयों को चुनिए और शोध के लिए कि जिससे कि लोगों को कुछ फायदा हो, है ना, और लोगों को, और विषय को जड़ से देखिए कि ये समस्या है कहाँ। ये मॉडल काम कर रहा है, डिपेंडेंसी को डिपेंड हो गए कि हाँ ठीक है सरकार का काम है, लेकिन आपका भी तो जिम्मेदारी है कि सरकार ने आपको मिड डे मील की बात कर दी, आपकी शिक्षा की बात कर दी, फ्री एजुकेशन की बात कर दी, लोगों की क्या, यानी कि जन सहभागिता की क्या बात है कि वो सरकार पे तो डिपेंड होगा कि सरकार हमें उठा के बच्चों को भी ले जाए। वो पेरेंट्स की, उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन बच्चों के पेरेंट्स उनको भेजे स्कूल जाए। आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको सरकार ने जब ये व्यवस्था कर दी है, तो इसलिए आप जब भी अपना विषय इस टाइप के जब सिलेक्ट करेंगे या जब भी ऐसा कुछ रिसर्च करने की बात करेंगे, तो इन बातों को भी फोकस करें। और ये नहीं है कि हम डिपेंडेंसी जैसे मॉडल है कि हम डिपेंड हैं उन्हें, जो जन माध्यम जो भी बात कहें हम उन पर डिपेंड हैं या सरकार पर डिपेंड है। तो ये जो डिपेंडेंसी या कहेंगे सहभागिता, पार्टिसिपेटरी जो मॉडल है, थ्योरी है ना, डेवलपमेंट मीडिया की बात करें तो उसमें ये भी काम करते हैं। तो इसलिए लोगों को ये अवेयरनेस की जरूरत है, उनको जागरूक करने की जरूरत है कि जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी योजना है, तो अब योजना तो जब लोगों के सामने आ रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को स्कूल में खाना मिल रहा है, लोगों को ड्रेस मिल रही है, लोगों को शिक्षा के लिए व्यवस्था की जा रही है, लोगों की स्कॉलरशिप जैसी व्यवस्था की जा रही है, तमाम तरह की स्कॉलरशिप की बात की गई। आप हायर एजुकेशन की बात कर लीजिए, एडमिशन क्यों लेंगे, हम स्कॉलरशिप लेना है ना। अब इसमें कोई भी रिचेक नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इसके लिए रिचेक भी होना चाहिए, मतलब इसके लिए जो है जांच भी होनी चाहिए कि हमने
जो है एक रिसर्च की बात है कि वो योजना लागू हो रही है, लेकिन उससे फायदे किस तरीके से हो रहे हैं। और कोई सवाल? डेवलपमेंट में जैसे इसमें न्यू मीडिया का रोल जाते हैं, हाँ, तो डेवलपमेंट में हम क्या रोल उसका देख सकते हैं न्यू मीडिया का? न्यू मीडिया का जैसे न्यू मीडिया का किस संदर्भ में बात करेंगे? फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इंटरनेट है ना, सोशल मीडिया जैसे कह सकते हैं एक तरीके से, है ना, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया का सोशल मीडिया, क्योंकि हम समाज को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम बात करेंगे तमाम तरह के जो ब्लॉग हैं, इनके द्वारा आप जो है उसकी स्टडी कर सकते हैं, वो किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आप जो है तमाम तरह के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के मोटिवेट कर रहे हैं, ये भी आप इसमें भी स्टडी कर सकते हैं। और इनकी भूमिका है, वो लोगों को अपने स्तर से बताते हैं, वो अपने स्तर से सूचनाएं देते हैं। तमाम तरह के जो है ब्लॉग लिखे जा रहे हैं और जो हमारे फेसबुक जैसी चीज़ें हैं और जो हमारा व्हाट्सएप है, उसके द्वारा भी मैसेज लोगों को कम्युनिकेट किए जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अभी कोविड वाली बात, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया ने ही सबसे ज़्यादा योगदान दिया, क्योंकि जब मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ पर नहीं काम कर पा रही थी, क्योंकि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, ऐसी स्थिति में लोगों ने अपने जो भी उनके पास संसाधन थे सोशल मीडिया के या न्यू मीडिया के, जो भी मोबाइल या जो भी चीज़ें, उनसे उन्होंने तमाम जो है तरह से लोगों को जागरूक किया, लोगों को सूचनाएं दी कि अब ये चीज़ है, यहाँ पर ऐसी सुविधा है, यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, इस हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है, यहाँ पर आपको यहाँ राशन मिलेगा, यहाँ ये व्यवस्था होगी, ये लोग ये लोग आपकी हेल्प करेंगे, है ना, यहाँ से आपको दवाइयाँ मिल सकती हैं। और इस तरीके की तमाम तरीके से उन लोगों ने जो भूमिका निभाई। तो ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस है इस समय। तो यूथ जो है, या कह सकते हैं कि अभी जो लोग हैं मोस्टली सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में अब कम कर रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी सोशल मीडिया का उपयोग करने लगी। आप देखते होंगे किसी भी चैनल का, किसी भी न्यूज़पेपर का, सबका अपना सोशल मीडिया के पेज बने हुए थे, है ना, किसी भी चैनल के आप देख लीजिए, किसी भी चैनल के, वो फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, वो अपने व्हाट्सएप के तरीके से भी है, मतलब उस पर भी है, और वो यूट्यूब चैनल भी इसी तरीके से यूट्यूब चैनल बना रहे हैं वो, मतलब यूट्यूब उस पर भी, यूट्यूब के द्वारा भी मेन स्ट्रीम के चैनल आ रहे हैं। तो हम तो देखते हैं इस बात को कि अब मेन स्ट्रीम भी न्यू मीडिया का ही सहारा लेने लगी है लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ऑडियंस ज्यादातर किस पर है? सोशल मीडिया पर। वो ज्यादातर स्ट्रीमिंग मीडिया पर चल रहे हैं, स्ट्रीमिंग पर काम करते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में वो सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। एक गरीबी नियंत्रण की बात चलती है जी, तो अभी एक रिपोर्ट आई है भारत सरकार की, तो उसमें जो है ये बताया है कि पूरे देश भर में यूपी, झारखंड और बिहार, ये 3 स्टेट हैं जो अभी भी गरीब हैं। पहले तो बीमारू देश थे, बीमारी से तो निकल आया, हाँ निकल आया। यहाँ पर अभी भी गरीबी ज्यादा है, उसमें भी यूपी जो है उसमें ऊपर, मतलब गरीबी भी नीचे, सबसे ज्यादा गरीब झारखंड और बिहार है ना। हाँ। तो आप इसमें क्या समझते हैं कि जो ये गरीबी कम हो रही है या हुई है, इसमें क्या जनसंख्या नियंत्रण है या शैक्षिक प्रगति है? इसमें देखिए मैं कह सकती हूँ जनसंख्या नियंत्रण भी है, ऐसा नहीं है। आप बिहार की बात अभी आपने की है ना, बिहार की नहीं की ना, झारखंड की बात करते हैं। तो वहाँ के संसाधन बहुत कम, वहाँ की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, एजुकेशन के प्रति लोग जागरूक वहाँ नहीं है। एजुकेशन भी है, ऐसा नहीं है, किसी भी चीज से जुड़ी जब तक आप एजुकेट नहीं हो। एजुकेशन की बात आपने करते तो मैं एक बात और बताते हैं कि एजुकेशन भी तो 2 तरीके की होती है। एक आप फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक, अनौपचारिक। तो लोगों को दोनों तरीके से एजुकेट होना चाहिए, औपचारिक भी होना चाहिए, अनौपचारिक भी होना चाहिए। यानी कि लोग सिर्फ ये नहीं है कि हम डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, डिग्री के साथ में उन्हें ये भी जागरूकता वाली बात होती है, तो वो भी एक एजुकेशन का ही बात आती है। तो वहाँ लोग, मुझे लगता है कि जो है जागरूक नहीं है, और जागरूक नहीं है तो उनकी समस्याएं तो हैं। जागरूक, आप उत्तर प्रदेश की बात करें,
मतलब उत्तर प्रदेश में लोगों को समझा दो अगर आप किसी चीज के लिए, तो बड़ा मुश्किल होगा। अगर उनसे कह दीजिए कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चे कम हो, तो वो कहेंगे कि नहीं अरे भाई हमें तो वंश चलाना है ना, वंश चलाना है भाई, बेटा होना चाहिए, हम अंतिम मतलब समय मेरा मुखाग्नि कौन, हमें तो स्वर्ग ही नहीं मिलेगा। ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा मतलब एक लोगों की मानसिकता बनी हुई। लेकिन मुझे लगता है कोविड के दौरान ये भी समस्या खत्म हो गई, क्योंकि तमाम बेटियों ने है ना उस समय अपने जो है माता पिता का जो है अंतिम संस्कार किया, तो मुझे लगता है अब ये भी खत्म हो जाएगा। और जो जनसंख्या की बात है, वो जनसंख्या नियंत्रण की बात है, वो कंट्रोल होगी इस कॉन्सेप्ट के साथ कि मतलब बेटे की जो चाह में कई बच्चे हो जाते हैं, उनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, बेटियां भी हो जाती है, जो भी है, या बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में जनसंख्या को वो भार बन जाते हैं। दूसरी बात आपने क्या बात है, शैक्षिक योग्यता प्रगति ना, शैक्षिक प्रगति तो हो रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपी में एजुकेशन के जो है संसाधन कम है, बहुत संसाधन है। लेकिन वही है ना कि अब लोगों को एजुकेशन के प्रति जागरूकता एक वही बात है ना, जागरूकता महत्व रखती है हर चीज के लिए, और विकास के लिए तो जब एजुकेट होंगे लोग, तो वो जनसंख्या भी कंट्रोल करेंगे, इनकम के स्रोत भी होंगे उनके पास, और वो राष्ट्रीय आय के वो भागीदारी भी बनेगी राष्ट्रीय आय। अच्छा, ये जैसे विकास में एक रोजगार महत्वपूर्ण सूचक है, और ये रोजगार मुद्दा जो है हर चुनाव में उभर जाता है। हाँ। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद ये गौण हो जाता है, और ये विगत 40 सालों से ज्यादा का समय हो गया कि रोजगार एक समस्या बनी हुई है। तो रोजगार के संसाधन भी बने, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि जनसंख्या एक प्रमुख कारण है रोजगार को बाधित करने का? आप क्या नहीं, जैसे आपने कहा कि हर चुनावी दौर में ये बात कही जाती है कि हम रोजगार के इतने संसाधन, मतलब रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में ये बात तो आ जाती है कि रोजगार की, अब वही चीज है ना, मैंने कहा था ना कि आप जमीन को तो नहीं बढ़ा सकते ना, खेती को तो नहीं बढ़ा सकते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी यानी कि उसमें जो उत्पादन की जो क्षमता है वो डेवलप कर सकते हैं ना। इसी तरीके से जो है आप पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप क्या करेंगे, कितनी ऊंची बिल्डिंग बना देंगे, कितने लोगों को, है ना, और वो बात है संसाधन तो नहीं है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा अपने आप को ये बात कंट्रोल करनी चाहिए। अब ये होता है ना कि जो जॉब के जो अपॉर्चुनिटी है या संभावनाएं हैं उसको क्रिएट करना चाहिए, उसको कैसे हम और ज्यादा लोगों को संसाधन, जो रोजगार के जो संसाधन है या रोजगार की संभावनाएं हैं वो उपलब्ध करा सके। तो इस तरीके से एक इनोवेटिव तरीके से लोगों को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और दूसरे लोगों को भी सोचना चाहिए, समाज के लोगों को भी। जैसे अगर आपसे बात की जाए तो आपसे कहा जाए कि आप लोगों को रोजगार देंगे, तो आप तो कहेंगे पहले हम नौकरी चाहिए, लेकिन आप इसके काबिल हैं कि आप रोजगार स्थापित कर सकते हैं, मतलब आप इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं या उद्योग धंधे आप चला सकते हैं, कर सकते हैं, इस काबिल हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरफ जो सोच है लोगों की कि हम जो सेल्फ डिपेंड वाली बात है या खुद के जो है रोजगार, अपने रोजगार जो शुरू करें जिससे कि 4 लोगों को और रोजगार दे सकें, तो ये जो लोगों की कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, ये डेवलप होना चाहिए, ठीक है ना। तब कहीं ना कहीं हम रोजगार की संभावना को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। जैसे अभी स्किल इंडिया जैसी चीजें शुरू हुई जिसमें लोग ट्रेनिंग लेकर के और जो है ट्रेनिंग करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद वो खुद भी अपना जो है इंडस्ट्री या जो है इंटरप्रिटेशन जो अभी चला है वो एक कहेंगे कि आप अपने आत्मनिर्भर भारत की बात जो है, आत्मनिर्भर भारत भी एक तरह से रोजगार संभावनाओं के लिए बात की गई है कि लोग आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें उस तरफ ध्यान दें तो शायद लोग अपने अपने संसाधन या अपने अपने रोजगार की चीजों को खुद ही सोचेंगे और खुद उसके लिए एक रोजगार जनरेट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भर भारत को भी लोगों को सोचना चाहिए, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और स्किल इंडिया भी बहुत अच्छा है, आपके पास स्किल है तो आप स्किल के आधार पर कुछ भी जो है रोजगार कर सकते हैं, उस रोजगार से अपनी इनकम के स्रोत, जैसे कि जो बेरोजगारी का जो प्रॉब्लम है, कितने लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं है, वो भी मिल सकते हैं। बात जब परिवर्तन की बात होती है
तो विरोध भी उठता है। आपने जैसे बताया कि विकास का मतलब है कि परिवर्तन होगा तो प्रगति होगी। जी जी जी। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं, ये देखते हैं जब भी परिवर्तन होता है, चाहे वो घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो एक विरोध का स्वर भी उठता है। तो इसका क्या कारण है कि वो विरोध क्यों होता है? विरोध क्यों होता है ना, विरोध तो यही होता है, लोग मतलब जब लोग नहीं चाह रहे, नहीं उसमें सहभागिता दे रहे हैं, उसको पार्टिसिपेटरी नहीं कर रहे हैं कि भाई अगर जब लग रहा उनको कि हमारा ये प्रोग्रेस हो रहा, ये परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन होने का मतलब उसमें मौका होना चाहिए ना कि परिवर्तन हो रहा तो कुछ अलग होगा, है ना, कुछ नया होगा। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल आपका बिल्कुल हम सही एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि जैसे अगर आप किसी भी मोहल्ले में आप सड़क बनवाइए, वो भी परिवर्तन ही है। उस मोहल्ले में सड़क बनाना, सड़क बन जाएगी, प्रगति होगी मोहल्ले में या कहीं किसी भी जगह पर। तो वहाँ तमाम तरह के ऑब्जेक्शन होंगे, अरे हमारी ये 2 इंच से सड़क घर की जगह जा रही है, इसमें तो लोग लड़ जाएंगे, प्रोग्रेस नहीं चाह रहे, जबकि सुविधा उसमें सभी को फायदा होगा। तो ऐसे मैंने तमाम तरह के ऑब्जर्वेशन मेरे इस बात के कि लोग प्रगति जो है परिवर्तन चाह तो रहे हैं, लेकिन उसमें रुकावट इसलिए बन रहा है कि उनका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है और फायदा सभी लोगों का हो रहा है। तो उसको जो छोटी जो सोच है, जो समझ है, उसको थोड़ा सा वो अगर ब्रॉड सोचने लगे, थोड़ा हटके सोचने लगे और ये सोचने लगे कि इस जो भी योजना बन रही है या जो भी प्रोग्रेस के लिए चीजें हो रही है, चेंज हो रहा है, वो चेंज शायद बहुत सारे लोगों को फायदा दे सकता है, बहुत सारे लोगों को भी उपयोगी हो सकती है। तो उसमें सहयोग करने की जरूरत होती है। जब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो विरोध की स्थिति आ ही जाएगी। ऐसा मैंने मतलब ये कानपुर में ही बहुत सारी जगह पे देखा। अभी ये मेट्रो बना होगा, यहाँ पर भी तमाम तरह के ऑब्जेक्शन हुए होंगे, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से बनाना है, ये इसकी जगह है, हम ये जगह नहीं देंगे, ये तमाम तरह की चीजें हो जाती है। आपने कोई भी चाहे वो आप एक्सप्रेस वे की बात कर लें या किसी की बात कर लें, वहाँ विरोध तो होता है, लेकिन विरोध के समय वही प्रॉब्लम होती है उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था, मतलब उनको शिक्षित नहीं है। वो शिक्षित का मतलब जो है मानसिक रूप से वो समझ नहीं पा रहे हैं या बौद्धिक रूप से उनका स्तर नहीं है। तो ये भी एक जाहिर सी बात है, विकास में बाधक तो बनता ही है ना।